नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमालय के रिसॉर्ट में। अब तक आप लोगों ने सुना कि अनाया को कपूर खानदान पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, लेकिन हां, उसके दिल में दर्द होता था कि उसके पिता होने के बाद भी राजेश कपूर इतनी घटिया आदमी कैसे हो सकते हैं कि अपनी ही बेटी को ऐसी जिंदगी जीने के लिए छोड़ दी। वैसे मेरे लवली रीडर्स को ऐसा लगता होगा कि अनाया ने कोई बुरी जिंदगी नहीं जी है, लेकिन परिवार से दूर और बिना किसी के प्यार के रहना कोई अच्छी जिंदगी नहीं है। और अनाया उस हिमालय के किसी छोटे से गांव में इसीलिए जिंदा रह पाई क्योंकि उसके पास उसकी पिछली जिंदगी की यादें और टैलेंट था। इसीलिए उसने खुद के साथ साथ उस जगह का भी विकास कर दिया और आज वह जगह दुनिया की जानी मानी जगह में गिनी जाने लगी। लेकिन अगर अनाया की जगह पर कोई आम लड़की वहां छोड़ी गई होती तो वह लड़की शायद जिंदा ही नहीं रहती। एक तो वहां की इतनी ठंडी, ऊपर से अपने परिवार में से किसी का पास ना होना, और वहां की टफ जिंदगी, क्योंकि आश्रम की जिंदगी कोई आसान नहीं होती। राजेश कपूर फ्रस्ट्रेटेड होकर बैठा था। उसने अपने कई सारे बड़े बड़े कनेक्शन का इस्तेमाल करके उस आश्रम पर प्रेशर डालने की कोशिश की और शायद वह कामयाब भी हुआ, क्योंकि कई सारे लोगों ने आश्रम को वार्निंग दी और राजेश कपूर का काम करने के लिए कहा। लेकिन वह लोग नहीं जानते थे कि वह आश्रम की असली मालकिन कौन है और वह कौन चलाता है और वहां पर किसकी हुकूमत चलती है। वह आश्रम की हर चीज, हर बागडोर अनाया के नियंत्रण में है। हालांकि इस बारे में कोई नहीं जानता। हर किसी के लिए वह आश्रम के वहां रहने वाले बड़े बड़े साइकेट्रिस्ट, आयुर्वेदिक दवाई का ज्ञान रखने वाले लोग और वह सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने वाले मोंक, वही लोग उस आश्रम का मैनेजमेंट करते थे। और वहां की सिक्योरिटी भी खास नेशनल सिक्योरिटी के पास से रखी गई थी। उसका हैंडलिंग भी वही लोग करते थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि आखिरी फैसला तो सिर्फ अनाया का ही हो सकता है। इतने बड़े लोगों का प्रेशर मिलने की वजह से उस आश्रम का सिक्योरिटी हेड अनाया को फोन करता है। अनाया अभी भी फ्लाइट में थी। अनाया फोन उठाकर देखती है तो थोड़ी परेशान हो जाती है। वह फोन कॉल उठाकर कान पर लगाते हुए परेशान होकर बोली, क्या हुआ? मुझे फोन करने की क्यों जरूरत पड़ी? क्या वहां पर कोई प्रॉब्लम हुई है? वह सिक्योरिटी हेड परेशान होकर बोला, माफ करना डॉक्टर दीदी, न, लेकिन बड़े बड़े पॉलिटिशियन लोग नेशनल सिक्योरिटी पर दबाव डाल रहे हैं ताकि राजेश कपूर को हम अंदर आने दें। यह सुनकर अनाया को गुस्सा आया। अनाया गहरी आवाज में बोली, उन सब का कॉन्टेक्ट डिटेल मुझे दो जिन जिन ने आश्रम में फोन किया था। वह सिक्योरिटी हेड समझ गया कि उसकी डॉक्टर दीदी गुस्सा हो रही है, तो वह बोला, ठीक है, वैसे मेरे रीडर्स कंफ्यूजन होगा कि डॉक्टर दीदी कौन है, तो मैं क्लियर कर देती हूं। आश्रम में हर कोई अनाया को डॉक्टर दीदी के नाम से जानता है। अनाया वैसे तो काफी सारी चीजों में माहिर है, जैसे दवाइयों की रिसर्च में, एक्यूपंक्चर में, आयुर्वेदिक मेडिसिन में और यहां तक कि सर्जरी में भी। लेकिन अनाया को सम्मान देने के लिए वहां के स्टूडेंट से लेकर बड़े तक सभी कोई उसे डॉक्टर दीदी कहकर ही बुलाते हैं। इसीलिए जब भी मैं डॉक्टर दीदी का जिक्र करूं तो आप लोग समझ जाना कि वह अनाया ही है। चलिए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। अनाया को फोन पर इतने गुस्से में बात करता हुआ देख हर्षवर्धन, जो दूर बैठे हुए लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था, वह परेशान होकर अनाया और देखकर पूछता है, क्या हुआ बीवी? तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए? अनाया एक गहरी आवाज में बोली, हां, शायद तुम कर सकते हो। मुझे इन नंबरों की डिटेल दो जो अभी अभी मैंने तुम्हें भेजे हैं। यह सुनकर हर्षवर्धन अपना फोन चेक करता है तो उसके फोन में कुछ लोगों के फोन नंबर थे। उसे देखकर हर्षवर्धन अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, बीवी, तुम्हें इन लोगों की जानकारी क्यों चाहिए? अनाया एक टेढ़ी मुस्कान के साथ बोली, कुछ खास नहीं, कुत्ते कुछ ज्यादा ही भौंक रहे हैं, उनको उनकी औकात याद दिलानी है। अनाया को यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी कि कोई उस पर हुक्म चलाइए, और वह आश्रम उसके लिए उसका घर था। उसमें उसने कई साल बिताए थी।
और वहां के लोग उसे वह सम्मान और वह रिस्पेक्ट देते थे जो आज तक उसे कहीं नहीं मिली, शिवाय हर्षवर्धन के पास। और उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि कोई उस आश्रम की किसी भी इंसान को हल्का सा भी धमकाए। इसीलिए अनाया उन लोगों को सबक सिखाना चाहती थी। हर्षवर्धन भी उसकी शैतानी मुस्कान को पहचानते हुए अपने सेक्रेटरी को बुलाता है और वह चारों नंबर के बारे में पता करने को कहता है। उसके बाद हर्षवर्धन अनाया को 2 उंगली से अपने पास बुलाता है। अनाया भी काफी स्टाइल से चलते हुए उसके पास गई और किसी क्वीन की तरह उसकी गोद में बैठते हुए टेढ़ी मुस्कान के साथ बोली, वैसे मिस्टर हस्बैंड, तुम जेलिस सोते हुए काफी अच्छे लगते हो। इतना बोलकर वह उसकी उंगली को हल्के से काट लेती है। अनाया के ऐसे करते ही हर्षवर्धन के अंदर एक हलचल सी मच गई। आखिरकार ऐसा हो भी क्यों ना, उसकी उंगलियां उसका सबसे सेंसिटिव पॉइंट था और अनाया ने काफी सिलेक्टिव तरीके से उसकी उंगली काटी थी। हर्षवर्धन उसकी कमर में हाथ डालते हुए गंभीर आवाज में बोला, बीवी, छेड़ो मत, कहीं ऐसा ना हो कि तुम वापस जाने लायक ही ना रहो। वैसे भी तुम्हें पता है मैंने कितनी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया हुआ है। उसकी बात सुनकर अनाया के चेहरे पर शर्म की लाली आ गई। आखिरकार वह थी तो एक लड़की, और वह भी कभी रोमांटिक रिलेशन में नहीं थी। फ्लर्ट करना अलग बात है, लेकिन हर्षवर्धन की हल्की सी छुअन और थोड़ी सिड्यूसिंग आवाज से ही अनाया पूरी तरह से लाल हो जाती थी। अभी वह दोनों कुछ आगे करते, तभी वहां पर हर्षवर्धन का सेक्रेटरी रजत आगे आते हुए सिर झुकाकर बोला, सर, पता चल गया। वो फोन नंबर किसके हैं? इतना बोलकर वह एक कागज आगे बढ़ा देता है। कौन थे वो लोग जो अनाया के खिलाफ गए थे, और क्या हमारी हीरोइन उन लोगों को छोड़ेगी प्राइवेट प्लेन में? अब तक आप लोगों ने सुना कि अनाया रेम को ऑन ऑर्डर है कि वो उस बिजनेसमैन के गलत काम पब्लिक कर दे। यह सुनकर उसकी वॉच में से एक रोबोटिक आवाज आई, जी मास्टर, अभी हो जाएगा। अनाया का ऑन ऑर्डर सुनकर हर्षवर्धन भी समझ गया कि वह क्या करना चाहती है। वह अनाया की ओर देखते हुए एक प्राउड मुस्कान के साथ बोला, ठीक है बीवी, मैं समझ गया तुम क्या चाहती हो। मैं उसके सारे शेयर खरीदकर उसकी कंपनी को रावत इंडस्ट्री के साथ जोड़ दूंगा। हालांकि उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैं उसे कर लूंगा। यह सुनकर अनाया एक टेढ़ी मुस्कान के साथ बोली, यह हुई ना मेरे बिजनेस टाइकून हस्बैंड वाली बात। अब मुझे यह बताओ कि तुम्हारे लिए कौन सा पॉलिटिशियन काम करता है जो इस पोस्ट से नीचे है? इतना बोलकर वो कागज में उस नाम की ओर इशारा करता है जो अनाया के खिलाफ गया था। मैं चाहती हूं कि वह इस पोस्ट पर आ जाए और यह बेमान पॉलिटिशियन यहां से हट जाइए। यह सुनकर हर्षवर्धन कुछ सोचते हुए बोला, हां, एक मुखर्जी है जो काफी अच्छा इंसान है। वह लोगों की भलाई के बारे में भी सोचता है। मुझे लगता है इस पोस्ट के लिए वह अच्छा है और वह मेरे लिए भी कई बार काम कर चुका है। अनाया उसे देखते हुए बोली, ठीक है, यह काम रजत को दे दो, वह देख लेगा। अनाया की बात सुनते ही हर्षवर्धन रजत को अंदर बुलाता है तो रजत सर झुकाकर बोला, जी सर, कहिए, क्या काम है? तो हर्षवर्धन उसे कुछ डॉक्यूमेंट भेजते हुए बोला, मुखर्जी को यह डॉक्यूमेंट भेज दो और उसे बोल कि उस पॉलिटिशियन को अपनी पोस्ट से हटा दे और वह खुद उसकी जगह ले ले। यह सुनकर रजत खामोश रहा। उसे पता था कि उसके बॉस कितने क्रूर हैं। सब कुछ सुनने के बाद सर झुकाकर बोला, जी बॉस, हो जाएगा। तभी अनाया उसे देखते हुए बोली, मैं चाहती हूं कि वह इनकम टैक्स ऑफिसर की भी छुट्टी हो जाए और वह जिंदगी भर के लिए अपने खुद के फैलाए हुए गुनाह में फंस जाए और उसे जेल हो जाए। उसके खिलाफ भी मैंने तुम्हें सबूत दे दिए हैं, वह काम भी तुम देख लेना। रजत सर झुकाकर हामी भरते हुए वहां से बाहर चला गया। वो बाहर जाकर एक गहरी सांस छोड़ता है और मन में सोचता है कि उसकी छोटी सी मैडम ने बैठे बैठे एक पॉलिटिशियन, एक ऑफिसर और एक बिजनेस टाइकून की जिंदगी बर्बाद कर दी, और उन लोगों को इस बारे में भनक तक नहीं लगी होगी। उसे यह सोच सोचकर ही डर लग रहा था। यह बदला लेने का सबसे क्रूर तरीका था। जब वो इंसान तरक्की के शिखर पर बैठा हो और उसे कानों कान खबर चेक बिना उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसका दो,
वही अंदर अपने सेक्रेटरी के ख्यालों से बेखबर हर्षवर्धन एक गहरी आवाज में बोला, अब बताओ बीवी, इस आर्मी जनरल का क्या करना है? अनाया हर्षवर्धन को देखते हुए बोली, नहीं, इसे मत छूना। बस इसके बारे में कुछ अफवाह फैला दो, लेकिन इसके साथ कुछ करना मत। यह सुनकर हर्षवर्धन कंफ्यूज होकर पूछता है, क्यों बीवी, क्या हुआ? क्या तुम इसे माफ करने वाली हो? अपने पति की बात सुनकर अनाया अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान के साथ बोली, नहीं नहीं मिस्टर हस्बैंड, ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे कुछ जानना है। हर्षवर्धन ने अनाया के चेहरे पर और शैतानी मुस्कान देख ली। वह उसके नाक को हल्के से पींच करते हुए क्यूरोस होकर पूछता है, बीवी, साफ साफ बताओ, क्या खुराफाती आइडिया चल रहा है तुम्हारे इस दिमाग में? अब तक मैं तुम्हें इतना तो जान चुका हूं कि तुम अपने दुश्मनों को माफ करने वालों में से तो नहीं हो। तुम तो उन्हें खड़े होने से पहले ही गायब कर देती हो, तो फिर इसे क्यों छोड़ रही हो? अनाया हर्षवर्धन की बात सुनकर उसके होठों पर एक किस करते हुए एक टेढ़ी मुस्कान के साथ बोली, क्या बात है, मेरे हर्ष को तो मेरे बारे में बहुत कुछ पता है। लगता है मेरा पति मुझे धीमे धीमे जानने लगा है। फिर एक शैतानी मुस्कान के साथ बोली, क्या तुम्हें याद है कि मल्हार अंकल को मारने की जिसने कोशिश की थी, उसका कनेक्शन भी मिलिट्री से ही था? यह सुनकर हर्षवर्धन पूछता है, क्या मतलब है बीवी, साफ साफ बताओ। तो अनाया एक गहरी सांस लेकर बोली, मुझे कहीं ना कहीं स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि जिसने भी मेरी मॉम को मारा है उसका कनेक्शन जरूर मिलिट्री से या फिर उसके आसपास के इंसानों से है। और इंडिया की मिलिट्री की ज्यादातर पावर्स जिंदल खानदान के पास है, और अगर यह मिलिट्री में से है तो जरूर जिंदल खानदान के नजदीक होगा। इसीलिए मैं चाहती हूं कि वह लोग पहले ही डर जाएं, ताकि खुद कोई गलती करें और मेरे सामने आ जाए। यह सुनकर हर्षवर्धन भी समझ गया कि अनाया क्या चाहती है। वह गंभीर होकर बोला, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो हम वैसा ही करेंगे। अब तक उन लोगों की फ्लाइट लेट हो चुकी थी। वह लोग जैसे ही नीचे उतरते हैं, हर्षवर्धन अनाया को देखते हुए पूछता है, अब बताओ किस और जाना है? क्योंकि हर्षवर्धन इस इलाके से वेकफ नहीं था। अनाया जैसे ही वहां से बाहर निकलती है, वह सेक्रेटरी रजत को देखते हुए बोली, तुम लोग सेक्रेटरी रेशम के साथ उस जगह जाओ जहां पर तुम लोगों को रहने का इंतजाम किया है। इतना बोलकर वह रेशमा की ओर देखकर आगे बोली, इन्हें भी एक वॉकी टॉकी दे देना। यह सुनकर हर्षवर्धन कंफ्यूज होकर पूछता है, क्या मतलब बीवी? इन लोगों के पास पहले ही कम्युनिकेशन डिवाइस है, तुम्हें इन्हें देने की जरूरत नहीं है। अनाया हर्षवर्धन के सवाल का क्या जवाब देगा? और क्या अनाया अपने दुश्मनों को बाहर ले आएगा? फ्लाइट से नीचे उतरकर अब तक आपने सुना कि हर्षवर्धन अनाया को सैटेलाइट फोन देने से मना करता है, यह कहकर कि उसके गार्ड्स के पास यह पहले से ही है। यह सुन अनाया बिना भाव के गहरी आवाज में बोली, यहां से कुछ किलोमीटर आगे जाते ही यहां पर नेटवर्क आना बंद हो जाता है और सिर्फ कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ही डिटेक्ट होती है। इसीलिए यहां पर आप लोगों को स्पेशल कम्युनिकेशन डिवाइस चाहिए होगा। फिर एक शैतानी मुस्कान के साथ आगे बोली, वैसे यह हिमालय की बर्फीली दुनिया है। अगर यहां पर कोई इंसान घूम गया तो उसका जिंदा मिलना लगभग नामुमकिन है। अगर गिर भी तुम्हें नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। यह कहते हुआ वो साफ साफ अपने पति का मजाक उड़ा रही थी। वही अपनी लेडी बॉस की बात सुनकर तो सभी गार्ड्स डरने लगे थे, उन्हें ठंड से मरना नहीं था। तभी अनाया आगे बोली, वैसे भी यह सभी लोग हमारे साथ आश्रम नहीं चल सकते, क्योंकि आश्रम की सिक्योरिटी बाहर के लोगों को एंट्री नहीं देती। लेकिन तुम मेरे हस्बैंड होने की वजह से अंदर जा सकते हो। इन लोगों के रहने का इंतजाम कहीं और किया है, जहां पर आश्रम की आम सिक्योरिटी रहती है। अंदर सिर्फ वही लोग जाते हैं जिन्हें वहां पर शिष्य के रूप में स्वीकार किया गया हो, या फिर जिनका इलाज करने की परमिशन महागुरु ने दी हो। इसीलिए तुम चलो, तुम मेरे साथ जा रहे हो और यह लोग रेशमा के साथ जा रहे हैं। हर्षवर्धन भी अपने सेक्रेटरी रजत को आसपास के इलाके का मुआयना करने की इंस्ट्रक्शन देखकर अनाया के साथ चला गया। वह लोग एक काफी यूनिक कार में बैठे जो वहां के ठंडे वातावरण में चल सके।
कार को खुद अनाया ही ड्राइव कर रही थी। हालांकि वह चाहती तो किसी को वहां बुला भी सकती थी, लेकिन वह बस अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा सा वक्त अकेले बिताना चाहती थी। अनाया ऐसे ही ड्राइव कर रही थी। अब तक 1.5 घंटा तकरीबन बीत चुका था। जहां थोड़े वक्त के पहले कुछ गाड़ियां और कुछ और कस्बे नजर आते थे, लोगों की भीड़ भी नजर आती थी और हरे भरे पौधे नजर आते थे। लेकिन वहां जैसे जैसे वह लोग आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे बस एक मोटी परत नजर आने लगी थी। बस कुछ पेड़ पौधे थे और कुछ चुनिंदा लोग थे जो वहां पर ट्रैवल कर रहे थे। बर्फीले रास्ते पर यह नजारा देखकर हर्षवर्धन पूछता, हे बीवी, क्या तुम यहीं पर रहती थी? अनाया एक मुस्कान के साथ बोली, हां, मुझे यहां सुकून मिलता है। ये जगह मुझे बहुत पसंद है। यहां पर ना ही लोगों की भीड़ भाड़ है, ना ही कुछ और शोर शराबा है। यहां पर बस सुकून और शांति है, और यहां की वादियां मुझे अपनी सी लगती हैं। तकरीबन 4 घंटे की लंबी ड्राइविंग के बाद वह लोग ऐसे इलाके में पहुंच गए थे जहां पर बस बर्फ ही बर्फ थी। वहां का रास्ता भी बहुत मुश्किल से नजर आ रहा था, और अगर कोई बाहर का इंसान होता तो उसे तो यह भी पता नहीं चलता कि यहां कोई सड़क है भी या नहीं, क्योंकि हर 1-2 घंटे में यहां बर्फबारी होती थी, जिसकी वजह से रास्ते हमेशा थके हुए ही नजर आते थे। और यह इलाका ऐसा था जहां पर बहुत कम ही लोग आते थे, इसीलिए यहां पर रास्ता साफ भी नहीं होता था। थोड़े ही वक्त में कार एक लकड़ी के बने घर के पास रुकी। वो काफी खूबसूरत घर था। अनाया उस कार को वहीं पर पार्क कर देती है। हर्षवर्धन को लगा कि यही छोटा सा घर और इसके आसपास की जगह ही वह आश्रम होगा, इसीलिए वह नीचे उतरकर पूछता है कि हम पहुंच गए। अनाया उसे देखते हुए बोली, नहीं, यहां से हम कार छोड़कर जाएंगे। इतना बोलकर वह आगे बढ़ने लगी। उसने आगे चलते हुए हर्षवर्धन का हाथ भी पकड़ लिया था। ठंड की वजह से उन लोगों ने सर से लेकर पैर तक कपड़े पहने हुए थे। वह पूरे कपड़े से ढके हुए थे। उनका चेहरा तक नजर नहीं आ रहा था। वो बच आगे चल रहे थे। अब वो इस घर से थोड़े दूर आ चुके थे। तभी अनाया हर्षवर्धन का हाथ खींचते हुए आगे जाते हुए बोली, ये घर मेरा ही है। यहां की सिक्योरिटी काफी अच्छा है। हालांकि यहां कोई गार्ड नहीं है, लेकिन यहां के दरवाजे सेंसर्स से खुलते हैं और हर जगह सिर्फ मेरे ही फिंगरप्रिंट है, तो मेरे अलावा यहां कोई नहीं आ सकता। जब भी मुझे आश्रम से कुछ वक्त अकेला रहना होता था, तब मैं यहीं आ जाती थी, और अब यह जगह हमारी है। तुम भी यहां अंदर जा सकती हो। अनाया बस बोले जा रही थी और हर्षवर्धन प्यार से सुन रहा था कि किस तरह से अनाया उसे अपनी जे नदी में शामिल कर रही है। वहीं अनाया ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि कोई उस पर नजर रख रहा है। लेकिन वह लोग जैसे ही नीचे उतरकर थोड़ा आगे बढ़े, हर्षवर्धन ने यह चीज देख ली थी। उसने अनाया को अपनी ओर खींचा और उसे दूसरी डायरेक्शन में ले जाते हुए बोला, बीवी, जरा मुझे बताओ, उस और क्या है? इतना बोलते हुए उसने अपने फोन में से एक इमरजेंसी स्विच भी दबा दिया ताकि उसकी सिक्योरिटी यहां आ सके। वह लोग इन लोगों से दूर भी नहीं थे। हालांकि वह लोग आश्रम में नहीं रुकने वाले थे, लेकिन उसे कुछ ही दूर पर एक विला था। वह लोग वहां रुकने वाले थे। हर्षवर्धन को बस एक उन लोगों को रोकना था जब तक उसके गार्ड नहीं आ जाते। लेकिन उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वह लोग कुछ ज्यादा ही आतुर थे। वह लोग जैसे ही साइड में गए तो 4 लोगों ने उन्हें घेर लिया। उन लोगों के पास काफी अच्छे वेपन्स, हथियार थे और चेहरे पर नकाब था, और ठंड की वजह से काफी मोटे कपड़े पहने थे। वहां सिर्फ उनकी आंखें ही नजर आ रही थीं, लेकिन उसकी आंखों से ही उनके इरादे साफ साफ नजर आ रहे थे। उन्हें अपना रास्ता रोकता देख अनाया की आंखें छोटी हो गईं, और जो चुलबुली अनाया कब से अपने हैंडसम पति से बातें किए जा रही थीं। क्या अनाया और हर्षवर्धन आज मुसीबत में फंसेंगे? और क्या आज वो लोग जिंदा बच पाएंगे? कौन थे वो लोग? बर्फीले रास्ते में लोगों ने सुना कि अनजान लोगों के रास्ता काटने से अनाया गुस्सा हो गई और उसकी आंखें छोटी हो गईं। तभी उसके आसपास का ऑरा बदलने लगा, जो ऑरा किसी शैतान की तरह नजर आ रहा था। हालांकि उसका भी चेहरा नजर नहीं आ रहा था। वह बिना किसी घबराहट के सख्त आवाज में पूछता है, किसने भेजा और क्यों आए हो? उसकी बात सुनकर उसमें से एक आदमी बाहर आते हुए बोला, अगर मरना नहीं चाहते
तो अपनी पहचान बताओ। अनाया समझ गई कि वह लोग किसी को ढूंढ रहे हैं। हर्षवर्धन भी यह समझ गया। वह गंभीर आवाज में बोला, पहले तुम लोग बताओ, कौन हो और यहां क्यों आए हो? उसमें से एक गुंडा आगे आते हुए अकड़ से बोला, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम हमारे बारे में जानो, इसलिए साफ साफ बताओ कौन हो और यहां क्या कर रहे हो। इतना बोलते ही उसने फ्लिप मारकर अनाया के पास पहुंचकर उसकी गर्दन पर एक बड़ा सा चाकू रखते हुए बोला, वरना जान गंवाने के लिए तैयार हो जाओ। उसकी यह हरकत इतनी जल्दी हुई कि अनाया और हर्षवर्धन कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाए। उन दोनों को लगा था कि वह लोग बस किसी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वह समझ गए कि यह लोग कोई आम गुंडे नहीं हैं। उनकी फुर्ती कुछ ज्यादा ही थी। वही अनाया तो अभी भी अपने ख्यालों में थी, लेकिन उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उसका पति, जो उसके सामने हमेशा बच्चों जैसी हरकतें करता था और बिजनेस की दुनिया में सब पर राज करता था, वह आज किसी नरक के देवता की तरह लग रहा था। और लगे भी क्यों नहीं, उसकी सबसे अजीज चीज पर, यानी कि उसकी बीवी पर, किसी ने चाकू रखा था और उसके अंदर का बिजनेसमैन को छुपाकर अंडरवर्ल्ड किंग बाहर आ रहा था। थोड़ी ही देर में वहां का तापमान उन सभी को गिरता हुआ सा महसूस हुआ। खास करके उसकी आंखों की वह मडर्स, मार डालने की चमक उन लोगों ने देख ली, और हर्षवर्धन का इतना खतरनाक रूप देखकर उन लोगों को डर लगने लगा। जाहिर सी बात थी कि वह लोग काली दुनिया में राज करते थे और सालों से काली दुनिया से उनका नाता रहा था। वह लोग जानते थे कि इतना भयानक औरा कोई आम सख्त का नहीं हो सकता था। जरूर उनके सामने खड़ा हुआ इंसान कुछ ज्यादा ही खतरनाक और पावरफुल है। बस वह लोग उनके बारे में जानते नहीं हैं। लेकिन अब तक देर हो चुकी थी। जिस आदमी ने अनाया पर चाकू रखा था, अनाया कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही हर्षवर्धन ने अपने हाथ से एक नुकीला नाइफ निकाला और उस आदमी की ओर फेंक दिया। वो नाइफ अनाया के पास से गुजरते हुए उस आदमी की गर्दन में घुस गया और वह आदमी तुरंत जमीन पर गिर गया। ये देखकर वहां खड़े 3 लोगों को डर और गुस्सा दोनों आने लगा। वहां खड़े गुंडे अब ठान चुके थे कि अब वह हर्षवर्धन को नहीं छोड़ेंगे। आखिरकार उनके एक मेंबर की मौत हुई थी और वह लोग काफी स्किल्ड ट्रेन फाइटर थे। उन लोगों का ईगो हर्ट हो चुका था इस बात से कि एक ही वार में हर्षवर्धन ने उस इंसान को मार डाला। वह तीनों ही एक साथ हर्षवर्धन की ओर लड़ने के लिए आगे बढ़ गए। वही हर्षवर्धन ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली थीं, लेकिन उसने अपनी बीवी की आंखों में एक अजीब एहसास देख लिया था, जो उसे आदमी के मरने के बाद आया था। हर्षवर्धन को लग रहा था कहीं अनाया उसे नाराज ना हो जाए, क्योंकि उसे लगा रहा था कि अनाया को खून खराबा पसंद नहीं है। इसीलिए उसकी आंखों में से अजीब भाव नजर आ रहे हैं। अनाया बस एक तक हर्षवर्धन को देखे जा रही थी। तब तक वह तीनों आदमी हर्षवर्धन के पास पहुंच चुके थे और उस पर वार करने लगे थे। हर्षवर्धन भी बहुत अच्छे से खुद का बचाव कर रहा था। हर्षवर्धन अपनी बीवी के सामने अपना वह खूंखार अंडरवर्ल्ड किंग वाला रूप नहीं लाना चाहता था, इसीलिए वह सिर्फ अपना बचाव कर रहा था। उसने अब तक एक भी बार पलटकर वार नहीं किया था। यहां तक कि उसने तो खुद का बचाव भी ज्यादा अच्छी तरह से नहीं किया था। वह नहीं चाहता था कि अनाया उसे डर जाए। वही हर्षवर्धन को इस तरह से खुद का बचाव करता देख उन तीनों को लगा कि वह उसे डर गया है। इसीलिए वह घमंड से हर्षवर्धन को देखते हुए बोला, क्या हुआ, इतनी ही देर में तुम तो हार मान गए। लगता है थोड़ी देर पहले बस तुमने ऐसे ही तुका लगा दिया, जिससे हमारा एक साथी मर गया, लेकिन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, तुम्हें मरना होगा। यह सुनकर हर्षवर्धन की आंखों में तो कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि उसे ऐसी धमकियां मिलती रहती थीं, और जो भी उसे धमकी देता था वह अगले दिन का सूरज नहीं देख पाता था। लेकिन कोई ऐसा भी था जिसकी आंखों में यह सुनकर खून नजर आया। वह अनाया थी। अनाया ने दिल से हर्षवर्धन को अपना सब कुछ माना था। उसकी मां के बाद अगर कोई ऐसा इंसान था उसकी जिंदगी में जिसे वह सच में अपने पास रखना चाहती थी और जिसके साथ वह जीना चाहती थी, तो वह हर्षवर्धन था। भले ही कुछ ही महीने वह दोनों साथ रह रहे थे, लेकिन इन कुछ वक्त में हर्षवर्धन ने खुद की लत लगा दी थी अनाया को।
और अब भला उसके इस जुनून को वह गुंडे मारने की बात कर रहे थे। उसकी आंखें एक मिस्टीरियस चमक से छलक गईं। वह उन गुंडों की ओर देखकर गंभीर आवाज में बोली, आखिरी बार पूछ रही हूं, किसने भेजा? कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा पूछने के लिए तुम जिंदा ही ना रहो। क्या अनाया की धमकी का कोई फर्क पड़ेगा उन लोगों को? और क्या हर्षवर्धन आज उसकी मौत बनेगा? बर्फीले इलाके में अब तक आप लोगों ने सुना कि अनाया गुस्से में उन लोगों को धमकी देती है। अब उन लोगों को भी गुस्सा आ रहा था। वह गुस्से में दांत पीसते हुए बोले, तुम सब चुप रही। इसे मारने के बाद तुम्हारा भी वही हाल होगा, लेकिन तुम्हारे साथ तो हम तबीयत से खेलेंगे। तुम्हारी आंखें इतनी खूबसूरत हैं, तो तुम्हारा जिस्म कितना खूबसूरत होगा। यह कहते हुए उसकी आंखों में अनाया के लिए लस्ट साफ साफ नजर आ रही थी। और शायद यही सबसे बड़ी गलती थी उन तीनों की। जो शैतान अब तक अनाया की वजह से खुद को काबू कर रहा था, वह किसी जानवर की तरह उन तीनों को घूर रहा था और दहाड़ते हुए बोला, तुम्हें मेरी बीवी को छकना है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे बोले हुए चंद लफ्ज तुम्हें किस तरह से मौत के मुंह में ले जाते हैं। इतना बोलकर वह उसकी ओर बढ़ने लगा। उसकी एक ही वार से एक आदमी 2 फीट ऊपर जाकर नीचे गिरा। यह देखकर वह दोनों समझ गए कि यह इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। वह दोनों भी अपने फुल पोटेंशियल से हर्षवर्धन की ओर बढ़े, लेकिन हर्षवर्धन इस बार बहुत ज्यादा गुस्सैल और आक्रामक था। उसने दूसरे आदमी को एक जोर की किक मारी, जो पीछे उड़ते हुए गिरा। उसके बाद उसने तीसरे आदमी को गले से पकड़ लिया। यह देखकर वह दोनों भी खड़े होकर वापस लड़ने लगे। 5 मिनट में ही उन दोनों को पता चल गया कि वह इसे नहीं हरा पाएंगे। तभी उन तीनों ने नजरों ही नजरों में कुछ इशारा किया और 2 लोग हर्षवर्धन की ओर बढ़े। हर्षवर्धन भी गुस्से में उसे लड़ रहा था। तभी तीसरा गुंडा छुपकर उनसे दूर हो गया ताकि पीछे से बाहर कर सके। इस बात पर हर्षवर्धन का ध्यान बिल्कुल नहीं था। तभी उसकी नजरें थोड़ी दूर खड़ी हुई अनाया पर गई और वहां का नजारा देखकर हर्षवर्धन की सांस ही अटक गई, क्योंकि वह तीसरा आदमी उसके पीछे नहीं बल्कि अनाया के पीछे हथियार लेकर खड़ा था। यह देखकर हर्षवर्धन चिल्लाकर बोला, बीवी बचो, वह तुम्हारे पीछे है। अनाया, जो कब से उन तीनों को लड़का देख रही थी, उसने हर्षवर्धन की बात सुनकर तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उस आदमी ने हथियार से वार कर दिया था। यह देखते ही अनाया अपना सिर नीचे झुकाकर अपनी पीठ आगे कर देती है। यह देखकर हर्षवर्धन की मुट्ठियां गुस्से में कस गई। अनाया जानती थी कि वह इस वार से बच नहीं सकती, इसीलिए उसने अपनी पीठ आगे की थी, और हुआ भी बिल्कुल वैसा। वह खूंखार हथियार तुरंत उसके कंधे पर कट लगाते हुए निकल गया और अनाया के मुंह से हल्की सी आह निकल गई। यह सुनकर तो हर्षवर्धन तुरंत उसकी ओर बढ़ गया। अनाया खुद को बचाने के लिए 2 कदम पीछे हट गई। वह आदमी एक शैतानी मुस्कान के साथ अनाया की ओर बढ़ते हुए हर्षवर्धन को बोला, दूर रहो मेरे लोगों से और खुद को हमारे हवाले कर दो, वरना आज यह लड़की नहीं बचेगी। यह सुनकर हर्षवर्धन भी डर गया, क्योंकि उस आदमी ने वापस अनाया की और वह हथियार कर दिया था। लेकिन हर्षवर्धन कहां पीछे हटने वाला था। वह गुस्से में बोला, उससे वह हथियार दूर रखो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आखिरी बार कह रहा हूं, दूर रहो उससे, उसे छूना भी मत। इतना बोलकर उसने अपने दांत पीस लिए। वह खुद ही जानता था कि उसने अपने आप को किस तरह से कंट्रोल किया था। हर्षवर्धन को अब अनाया को इस तरह से देखकर अंदर से दर्द हो रहा था और उसे उन लोगों पर गुस्सा भी आ रहा था। क्यों लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसकी बीवी पर उन लोगों ने वार कर दिया। वह धीमे धीमे किसी सैर की तरह उस आदमी की ओर बढ़ रहा था। वहीं दूसरे 2 गुंडे जो वहां पर आए हुए थे, उन लोगों की हिम्मत भी अब हर्षवर्धन की ओर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वह हर्षवर्धन से थोड़े ही दूर हथियार हाथ में लेकर खड़े थे। वह लोग हर्षवर्धन से लड़ना चाहते थे, लेकिन उसके आसपास का और अब इतना खतरनाक हो चुका था कि उन लोगों की रीढ़ की हड्डी तक कप कपा रही थी। अनाया की चोट देखकर हर्षवर्धन के सारी इमोशनल बाहर आने लगे थे। अगर उसका बस चलता तो वह उन तीनों को एक ही झटके में मार डालता, लेकिन यह उन तीनों के लिए आसान मौत होती।
वह धीमे धीमे अभी भी अनाया की ओर बढ़ रहे थे। अनाया जमीन पर गिर चुकी थी क्योंकि बर्फ की वजह से उसका पैर फिसल गया था और उसे आदमी ने उसकी और वह हथियार किया हुआ था। हर्षवर्धन गंभीर आवाज में उसे आदमी को देखते हुए बोला, अभी भी वक्त है, अपना हथियार हटा लो, क्योंकि अगर ऐसा किया तो एक आसान मौत दूंगा, लेकिन अगर एक और खरोच मेरी बीवी को आई तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम मौत के लिए भीख मांगो। उसे आदमी को भी डर लग रहा था, लेकिन फिर भी वह अपनी सारी हिम्मत जताते हुए गुस्से में बोला, यह लड़की अभी भी मेरे कब्जे में है। मैं कह रहा हूं वहीं रुक जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर वह अपने दोनों गुंडों को ऑर्डर देते हुए बोला, मारो इस लड़के को, यह जिंदा नहीं रहना चाहिए। यह सुनकर वह दोनों गुंडे भी हिम्मत करके हर्षवर्धन को मारने के लिए आगे बढ़े, लेकिन हर्षवर्धन ने एक ही लात में उन दोनों को दूर फेंक दिया और धीमे धीमे चलकर वापस उस गुंडे की ओर बढ़ने लगा। वह गुंडा अब डर से कांप रहा था। उसने तुरंत हथियार हवा में उठाए ताकि वह अनाया को मार सके। अनाया जानती थी कि उसे खुद को किस तरह से बचाना है, इसीलिए वह हथियार उसके पास आता। उससे पहले ही वह वहां से दूसरी ओर कूदने की तैयारी कर रही थी, लेकिन अनाया के कंधे पर काफी दर्द हो रहा था, इसलिए वह फ्लिप नहीं मार रही थी। वह सोच रही थी कि उसे इसे कैसे बचाना है। तब तक वह हथियार अनाया पर उठ चुका था। क्या अनाया आज खुद की जान गंवा देगी और क्या हर्षवर्धन अनाया को बचा पाएगा? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।